हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयराव। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देखिए, आप सभी का ये हमारे से अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट, यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर वाले स्टूडेंट एंड राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक वाले स्टूडेंट, आप सभी में जीएसटी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एंड जीएसटी की क्लास लगा दी गई है। कल ही से जीएसटी की क्लास स्टार्ट है। एंड देन जितने भी स्टूडेंट या कैंडिडेट जिन्होंने ये हमारे से अकाउंटेंट यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर का फॉर्म फिल किया हुआ है, अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी हमारे बैच से ज्वाइन हो जाइए। जीएसटी की क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, डेली बेसिस पे चल रही हैं, ठीक है। एंड देन आप सभी के एग्ज़ाम के बारे में आपको अपडेट दे देता हूँ। देखिए, आपके जो एग्ज़ाम है ये हमारे से अकाउंटेंट का वो दिसंबर में कंडक्टेड होना है श्योरली, ठीक है। एंड यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर आपका जल्दी अपडेट आएगा फ़ीस पेमेंट के लिए। फिर फीस पेमेंट वाला ऑप्शन जब आ जाएगा तो एक करेक्शन विंडो आएगा। करेक्शन विंडो आप कीजिए, जितने फॉर्म आपके गड़बड़ है, फ़ोटो वगैरह अपडेट नहीं है सिग्नेचर, वो आप करेंगे। दिसंबर में आपके भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो आपके पास पूरा नवंबर है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी आपकी जीएसटी की क्लास चल रही है, ये हमारे वालों के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट मार्केट प्लेस चलेगा, इनकम टैक्स का भी थोड़ा बहुत चैप्टर बाकी है, वो पूरा चलेगा। एडवांस अकाउंटिंग में भी आपके बहुत सारे अभी चैप्टर्स हैं। तो सारी क्लासेस इधर चल रही हैं, डेली बेसिस पे चल रही है, मंडे टू सैटरडे चल रही है। तो आप सभी जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए। एंड जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, जल्दी से आप बैच से ज्वाइन हो जाइए। बाकी जीएसटी की क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है। आज ये सेकंड क्लास है, हम लोग जीएसटी के बारे में पूरा कंप्लीट देखेंगे। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको ज्वाइन करना है, जो गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप मिल जाएगा, या इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी देखा था, जीएसटी क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी की हिस्ट्री हम लोगों ने देखा था, जीएसटी के फीचर्स, जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी कल कवर हो गई थी। आज हम लोग जीएसटी के टैक्स स्लैब देखेंगे, ठीक है, कितने प्रकार की जीएसटी इंडिया में लगती है ये देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। या तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, भारत 2023 में जीएसटी की दरें क्या है, व्हाट आर द जीएसटी रेट्स इन इंडिया 2023। भारत में जीएसटी की दरें क्या है टैक्स की, ठीक है। तो कितने प्रकार के आपके जीएसटी रेट्स हैं, ठीक है। जीएसटी के बारे में हम बात करें तो जीएसटी हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है टैक्सेस आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपका इनकम टैक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सरकार करोड़ों रुपए की कमाई करती है। इनडायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से, इनकम टैक्स से आपकी बहुत कमाई करती है। एंड देन इनडायरेक्ट टैक्स आपका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है क्या, जीएसटी, ठीक है। या तो जीएसटी से गवर्नमेंट बहुत सारी पैसे कमाई करती है, करोड़ों रुपए की। अभी मार्च में ये डेटा जारी हुआ था कि इंडिया करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है जीएसटी से, क्योंकि आजकल सभी लोग जीएसटी का टैक्स पे कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें जीएसटीएन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। बिना जीएसटीएन नंबर लिए उन पर बहुत सारे चालान भी लग सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो टैक्स बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हों या इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका था कि जीएसटी रेट्स क्या हैं इंडिया में, सभी लोगों को नॉर्मली मालूम होगा। आज पूरी तरीके से आपका, मैं क्या कर सकता हूँ, एक होता है कि याद हो जाएगा, आपको भूला हुआ सब आप याद कर लेंगे, क्योंकि जब जीएसटी आया तो आप सभी लोग कंपटीशन स्टूडेंट हैं, सभी लोगों ने वन लाइनर आपके स्कूल कोचिंग हर जगह आपको पढ़ाया गया होगा। 5 तरह के रेट्स होते हैं, 0, 5, ऐसे ऐसे, ठीक है। हर एक चीज़ उस समय एक क्रेज़ था कि हाँ जीएसटी जब 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम नहीं देते हैं लगातार या कोई टॉपिक नहीं पढ़ते तो माइंड से हमारे भूल जाया जाता है, ठीक है। भूलने की तो नॉर्मली आप सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमें फिर से एक बार तरोताज़ा करना है। तो आज आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। भारत में जीएसटी दरों को अगर हम 4 अलग अलग जीएसटी स्लैब में वर्गीकृत कर सकते हैं। वैसे मैं नॉर्मली बोल दूँ 5 यहाँ पे होना चाहिए, ये मैं 4 बता रहा हूँ, क्योंकि एक पे तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है, कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है जीएसटी का, 0% वाला जो होता है, ठीक है। अभी सब मैं बताऊँगा। तो कौन कौन से 4 मैं मान सकता हूँ, 5, 12, 18, 28, 4 तरह के आपके रेट्स होते हैं। एक 5% होता है, एक 12% होता है, ठीक है, एक 18% होता है, एक 28% आपका ये जीएसटी रेट्स होता है, जो किस पे लगता है, वस्तु एवं सेवाओं पर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे आपका पूरी तरीके से ये टैक्स रेट अप्लाई होता है। वस्तु एवं सेवाओं की प्रकृति, श्रेणी, उपयोग के आधार पर अलग अलग दरों पर टैक्स लगाया जाता है। मीन जीएसटी रेट्स इन इंडिया 23 classified into 4 different GST slabs like 5%, 12%, 18% and 28%. And goods and service taxes
at different rates depending on their nature and category and their use. ओके, तो आपके ये कितने हो गए? 4 तरह के, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, ठीक है। 0% को भी हम ले लेते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपके एग्जाम में 5 आएगा तो 5 आप टिक कीजिएगा, अगर ऑप्शन में 4 आ रहा है तो 4 ही टिक कीजिएगा। टैक्स रेट, जीएसटी टैक्स रेट, ठीक है, जीएसटी रेट्स। अब आइए बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी गुड्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, उन पर कितना कितना % आपको जीएसटी देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए बनाया है। आप सभी लोग इसे गूगल प्ले स्टोर से, गूगल कह रहे हैं, ऐप से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं, जितने दूध वाले प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, घी, पनीर, ठीक है, इन सब पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। एंड अनपैक्ड फूड आपके जो होंगे वो आपका 0% टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूध वाले प्रोडक्ट और जितने भी अनपैक्ड, मतलब जो पैक नहीं रहते हैं, खुले में बिकते हैं, उन पे आपको 0% टैक्स देना है। उस पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी जीएसटी का टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया? अच्छा, नमक पे लगता है कि नहीं टैक्स? आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नमक पे, सॉल्ट पे, ठीक है, ज़रूर बताइए आप। आवश्यक वस्तुएं जितनी भी हैं जो आपकी डेली बेसिस पे यूज़ होती है उन पे 5%, सामान्य उपयोग वाले आइटम जो होते हैं उन पे 12%, जितनी भी स्टैंडर्ड गुड्स होती हैं, हमारी मानक वस्तुएं होती हैं, उनमें 18%, और लग्जरी गुड्स मतलब कार आपका सबसे पहले थार, महिंद्रा, बुलेट, इन सब पे आपके क्या होते हैं, सोना, चांदी, ज्वेलरी, इस पर 28% टैक्स लगता है। समझ में आया? अभी मैं आगे आपको बताऊँगा, ये सारी आइटम्स मैं बताऊँगा इन सभी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे अब मैंने ये लिस्टिंग कर दिया हुआ है जितने भी आपके आइटम्स हैं। 0% में आपका क्या क्या आएगा? 0% में आपका दूध, अंडे, शिक्षाएँ मतलब शिक्षा सेवाएं आपका हो गया, जैसे कोचिंग, अगर कोई कोचिंग चला रहा है, एजुकेशन फैला रहा है, एजुकेशन दे रहा है, तो उनसे गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। दही, स्वास्थ्य सेवाएँ, लस्सी, बच्चों के ड्राइंग, कलरिंग बुक्स, अनपैक्ड फूड ग्रेन, ठीक है। फिर अनब्रांडेड आटा आपका हो गया, अनपैक्ड पनीर हो गया, अनब्रांडेड नेचुरल हनी आपकी हो गई, शहद हो गया, ठीक है। फ्रेश वेजिटेबल आपका हो गया, सब्जियों पे कोई टैक्स नहीं लगता है, खुले में बिकती है वो, ठीक है। अगर लेकिन उसको पैक करके बेचा जाए तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। पामियारा, जैगरी, सॉल्ट, ये सॉल्ट देखिए, ये नमक आ गया, मैंने अभी आपसे पूछा था ना सॉल्ट, तो सॉल्ट पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इतने आइटम हैं जिन पे 0% टैक्स आपका लगता है। ओके, 0% टैक्स, ये सभी आइटम है। मे भी कहीं एग्ज़ाम में पूछ लिया, आपको याद तो रहना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब आइए बात करते हैं 5% पे कौन कौन से टैक्स, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं 5% पे। तो 5% पे आपकी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं, डेली बेसिस पे आप यूज करते हैं, वो आपकी आती हैं। जैसे चीनी, सुबह सुबह चाय सभी लोग पीते हैं, तो चीनी पे आपको 5% टैक्स देना है। चाय पे भी आपको देना है 5% टैक्स, चाय पत्ती जो आपकी आती है। खाद्य तेल हो गया, घरेलू एलपीजी हो गया, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स हो गया, ठीक है, पीडीएस कैरोसिन आपका हो गया, काजू नट हो गया, फुटवियर हो गया, बच्चों के लिए दूध का भोजन ये हो गया, कपड़े वगैरह हो गए, ठीक है। कपड़े में आपके बहुत सारे, इसमें देखिए कपड़ों में अभी आप पूरा मत जाइएगा, कपड़े में आपके जो कायर मीटिंग, फ्लोर कवरिंग, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। फ्लोर जो फर्श ढकने वाले जो कपड़े वगैरह, ये सब आपके हो जाएंगे। समझ में आया? फिर मसाले हो गए, अगरबत्ती हो गई, मिठाई हो गई, लाइफ सेविंग हो गई, ड्रग्स हो गई, कॉफ़ी, ये सभी आपकी 5% में आती है। और देखिए, ये जितना डेटा मैं बता रहा हूँ ये बदलता रहता है, ये भी मैंने लेटेस्ट डेटा बताया, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब 2024 में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट इधर से उधर हो जाएगा, ठीक है, किसी पे बढ़ा दिया जाएगा, किसी पे घटा दिया जाएगा, कोई 12% में शामिल हो जाएगा, कोई 5% में शामिल हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 12% में आपका बटर हो गया, पैकिंग रहेगा तब पूरी तरीके से, घी हो गया, पैकिंग वाली ये सभी है, ये सभी अनपैक्ड नहीं है, पैक्ड वाले हैं। प्रोसेस्ड फूड आपका हो गया, आलमंड हो गया, बादाम हो गया, फ्रूट जूस आपका हो गया, फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, अचार आपका हो गया, चटनी हो गया, ठीक है, जैम, जेली, पैक्ड कोकोनट वाटर, ये सभी चीज़ें 12%, इस पर सभी आइटम से आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। 18% पे आपका क्या क्या आएगा? हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट, सोप, आइसक्रीम, पास्ता, टॉयलेट्री, कॉर्न फ्लैक्स, सूप, कंप्यूटर आपका हो गया, उसके इंस्ट्रूमेंट हो गए, मतलब उसका कीबोर्ड, माउस, पूरा समझ लीजिए, लैपटॉप वगैरह सब, प्रिंटर आपका हो गया, इन सब पे आपको 18% जीएसटी देना है, 18% जीएसटी देना है। समझ में आया आपको? आइसक्रीम, पास्ता, टॉयलेट्री, कॉर्न, ये सभी इस पर आपको 18% देना है। फिर आप लग्जरी आइटम में आपके 28% आएंगे, ये सभी लग्जरी आइटम है, छोटी कारें हो या बड़ी कारें हो, आपको देना पड़ेगा 28% टैक्स। लग्जरी आइटम, BMW कार, भाई पैसे वाले ही तो खरीदते हैं, गरीब तो खरीदेगा नहीं, तो इन लोगों को 28% जीएसटी देना पड़ेगा। अब सरकार सिगरेट पे रोक लगा रही है, धूम्रपान निषेध कर रही है, ठीक है। आपका धूम्रपान निषेध किस दिन मनाया जाता है? एंटी टोबैको डे, जल्दी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सिगरेट पे आपका 28% है आपका, ठीक है। एयरेटेड ड्रिंक जो आपके हो गए हैं, या हाई एंड मोटरसाइकिल आपका हो गया, बुलेट, इन सब पे आपका 28% आपको टैक्स देना है, ठीक है।
तो ये आपका हो गया 28%। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने जितना लिखा है उतना सफिशियंट है। ठीक है, तो ये आपका 5, 0, 5, 12, 18, 28 5 तरह के आपके जीएसटी टैक्स रेट आपके हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कितने प्रकार के जीएसटी आपसे वसूले जाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जीएसटी आर देयर। तो 3 टाइप के आपके जीएसटी होते हैं। कौन कौन सा? CGST, SGST, UT GST। मैंने 3 बोला ना, लेकिन एक नया अब आपका आ गया है। ठीक है, नहीं IGST पहले से था, UGST आपका नया आया है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपका SCGST, SGST एंड IGST आपका था, लेकिन UGST आपका नया आ गया है। तो 4 तरह के आपके पूरी तरीके से GST आपसे वसूले जाते हैं। 4 तरह की GST आप पूरे देश में लगती है। 4 तरह के GST आपके हो जाएंगे। कौन कौन से? CGST, SGST, UT GST एंड IGST। ठीक है, अभी मैं इसका डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा, ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी पूरा बताऊंगा, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब 4 तरह के आपके जीएसटी टैक्स, मैं इसे क्या कह सकता हूँ, जीएसटी टैक्स। ठीक है, 4 तरह के जीएसटी टैक्स पूरे इंडिया में वसूले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 4 तरह के। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 4 तरह के आपके टैक्स हैं। 4 तरह के टैक्स में ये पहला जो टैक्स है वो आपका है CGST। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। केंद्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं, ठीक है, सेवाओं पर केंद्र सरकार का वैसे ये पूरा टैक्स है। ठीक है, तो केंद्रीय वस्तुओं और सेवा पर सेवाओं और इंट्रा स्टेट राज्य के भीतर सप्लाई लागू होता है, तो केंद्र सरकार इस पर टैक्स लगाती है। ठीक है, या मीन जितनी भी गुड्स सप्लाई होती है पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में जितनी भी गुड्स एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई होती है, तो यहाँ पे आपका CGST अकेले नहीं लिया जाता है। CGST के साथ आपका SGST भी लिया जाता है। ठीक है, अगर नहीं सप्लाई होता है तब तो ये ISGST आपका हो गया। लेकिन अगर एक राज्य है, जैसे मैं बात कर लूँ यूपी एज अ स्टेट है, अब यूपी में ही एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई हो रहा है, तो ओनली SGST आपका चलेगा, और SGST के साथ आपको CGST देना पड़ेगा। ठीक है, तो CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों आपका लगेगा, सिर्फ एक राज्य में लगेगा। अगर राज्य में कोई टैक्स लग रहा है, GST टैक्स लग रहा है, तो वो SGST है, और SGST के साथ आपका CGST भी साथ में वसूला जाएगा, और 50-50% हो जाएगा। समझ में? अभी मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है, केंद्र सरकार इस पर टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और ये नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स लगाएगी, इससे जितना भी कमाई होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने खाते में रखेगी, अपनी झोली में रखेगी। तो CGST अधिनियम इस प्रकार है, GST को नियंत्रित करता है CGST, एंड CGST से उत्पन्न राजस्व को SGST के साथ एकत्र किया जाता है। मतलब आपका मान लेते हैं, मैं यहाँ पे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में जितना भी बिजनेसमैन है, जितने भी बिजनेस चल रहा है, जितनी कंपनियाँ चल रही हैं, सभी क्या करती हैं, SGST के साथ साथ CGST भी वो गवर्नमेंट को देती हैं, और ये राज्य सरकार इस CGST को वसूल करती है। सी क्या, SGST CGST दोनों को वसूल करती हैं, उनकी राज्य सरकारें, जिस राज्य में ये टैक्स लगता है, वसूल करने का काम राज्य सरकार का होता है टैक्स का। ठीक है, फिर बाद में केंद्र को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जितना भी टैक्स वसूला जाता है, इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभाजित बाद में शेयर कर लिया जाता है। भाई मान लेते हैं अगर 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है, तो बाद में जो भी रेशियो रहता है स्टेट का और सेंट्रल का, ये दोनों बाद में अपना डिवाइड हो जाता है। तो ये होता है आपका CGST। समझ में आया? एग्जाम्पल में बात कर लूँ, जब कोई व्यापारी राज्य के भीतर लेन देन करता है, तो वो माल पर क्या क्या देता है, SGST CGST दोनों टैक्स लगता है उसके माल पर, दोनों टैक्स वो पे करता है। एंड GST की दर जो होती है वह SGST CGST के बीच समान रूप से विभाजित हो जाती है। मतलब अगर 18% मान लेते हैं, 18% टैक्स लग रहा है उसके गुड्स पर, तो 9% डिवाइड हो जाता है, 9%। ठीक है, या अगर 5% उसके गुड्स पे टैक्स लग रहा है, तो 2.5% ये मतलब स्टेट वाले, और 2.5% सेंट्रल वाला लगेगा CGST। ठीक है, आप सिलेंडर आपके घर अगर लाता होगा होकर, तो देखते होंगे आप CGST जितना पैसा लिखा रहता है उतना ही SGST भी लिखा रहता है, बराबर रहता है। ये नहीं है कि राज्य सरकार ज़्यादा ले रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ले रही है, दोनों का बराबर रहता है। तो CGST के तहत एकत्र किया गया राजस्व केंद्र सरकार का होता है। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं, CGST आपका हो गया है, यहाँ पे हम बात करते हैं SGST के बारे में। तो SGST का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब राज्य वस्तु और सेवा कर, राज्य वस्तु और सेवा कर। ये GST के दूसरा ये प्रकार है, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जिसे किसी विशेष राज्य की सरकार लागू करती है। समझ में आया? ये टैक्स कौन लागू करता है, कौन अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है? जैसे MP गवर्नमेंट, शिवराज सरकार है। ठीक है, इस समय प्रोजेक्ट में शिवराज सरकार है। ठीक है, तो वो अपने यहाँ SGST लागू करते हैं। ठीक है, वही अप्लाई करते हैं SGST को, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो
राज्य सरकार राज्य के भीतर वस्तु एवं सेवाओं पर कर लगाती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, उदाहरण के लिए मैंने मैसूर लिया, ठीक है, तो मैसूर राज्य सरकार एकत्रित एकमात्र लाभार्थी है, ठीक है। राज्य सरकार क्या करती है, सभी राजस्व को एकत्रित करती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर राज्य सरकार कोई भी टैक्स लगाती है तो जितना भी टैक्स की कमाई होती है वो राज्य सरकार के अकाउंट में जाएगा, राज्य सरकार के झोली में जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भाई यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, तो यूपी वाले सबसे ज़्यादा स्टेट एंड गुड्स सर्विस टैक्स से सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, ठीक है। तो ये राज्य सरकार का ही होता है, इसमें केंद्र का कोई हिस्सा नहीं रहता है, तो ये राज्य सरकार की कमाई होती है SGST से। समझ में आया? भाई जाहिर सी बात है कि अगर यूपी है और मैं एक तरफ ले लूँ, क्या असम ले लूँ, अब यहाँ पे डेली कंजम्पशन मान लेते हैं, यहाँ डेली 10 लाख 10 लाख 10 नहीं मैं हाँ 10 लाख रुपए का कंजम्पशन होता है, कोई भी प्रोडक्ट हो गया। मान लेते हैं पार्ले बिस्कुट, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 लाख रुपए का पार्ले बिस्कुट एक दिन में मान लीजिए बिक गया। भाई बहुत बड़ा यूपी है, करोड़ों लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ 1 ही लाख पार्ले बिस्कुट मान लेते हैं बिक सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 10 लाख अगर जहाँ बिका है तो वहाँ ज़्यादा टैक्स मिला होगा वहाँ की राज्य सरकार को, और यहाँ कम बिका है तो यहाँ कम मिला होगा। तो पॉपुलेशन भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो ये ओनली ये अगर मान लेते हैं ये जितना भी राजस्व कमाई होगा ये योगी सरकार का होगा, क्योंकि योगी यहाँ पे राज्य सरकार कौन है, यहाँ का योगी सरकार है, ठीक है। तो ये यूपी का ज़्यादा राजस्व, ये मतलब सीधा सीधा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट का होता है, सेंट्रल का कोई हिस्सा नहीं रहता है, ठीक है। या अब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने बहुत सारी टैक्स को हटा दिया है, मतलब उसकी जगह अब स्टेट्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग रहा है, SGST लग रहा है। जैसे लग्जरी लॉटरी टैक्स आपका हट गया है, लग्जरी टैक्स, वैट, परचेज टैक्स, सेल टैक्स जैसे विभिन्न राज्य स्तरीय करों की जगह ले लिया है। किसने ले लिया है? स्टेट एंड गुड्स सर्विस टैक्स ने। जैसे ही GST आया, GST में SGST, ठीक है, इन सभी को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स लग रहा है, क्या? SGST लग रहा है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये राज्य सरकार के अपने अपने अलग अलग टैक्स थे। और राज्य के वस्तु के भीतर अगर सेवाओं का लेन देन होता है तो SGST ही लगता है। समझ में आया? एक मतलब राज्य में ही एक जगह दूसरे जगह का लेन देन हो रहा है तो SGST ही आपको देना पड़ेगा। समझ में आया? या अब बात करते हैं यहाँ पे IGST आपका क्या होता है। IGST का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक प्रकार का टैक्स है जहाँ टैक्स माल और सेवाओं के इंटर स्टेट सप्लाई पर लागू होता है। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के सप्लाई पर ये पूरी तरीके से लागू होता है। यह GST आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। जैसे गुजरात में जो सामान बन रहा है वो अगर मान लेते हैं एक दिल्ली में वो आ रहा है तो गुजरात वाले क्या करते हैं, ये तो टैक्स नहीं पे करते हैं, ठीक है। ये इनको टैक्स नहीं मिलता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। वो यहाँ की राज्य सरकार को कोई भी टैक्स नहीं मिलता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि यहाँ भाई कंपनियाँ खुली हुई हैं जहाँ पे ये इसका उपयोग किया जाएगा। मान लेते हैं यहाँ कपड़े का बिजनेस हो रहा है, अब कपड़ा ये जा रहा है आपका दिल्ली में, तो दिल्ली की सरकार इस पे टैक्स कमाएगी, ठीक है। GST टैक्स दिल्ली सरकार यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकम उसको होगा, ठीक है। ये पूरी तरीके से डिसाइड कर दिया गया था कि जहाँ पे जो सामान बनेगा वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। जहाँ पे कंजम्पशन होगा वहाँ पे ये टैक्स लगेगा। समझ में आ गया? तो आयात निर्यात पर आपका कौन सा टैक्स लगता है? एक राज्य से दूसरे राज्य पर IGST आपका लगता है। समझ में आया? IGST अधिनियम इसे नियंत्रित करता है और केंद्र सरकार IGST संग्रह के लिए जिम्मेदार है। ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट IGST को वसूलती है। IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST तो वो वसूल ही रही है, IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, राज्यों के बीच। लेकिन अभी पूरी तरीके से IGST कौन वसूलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देखिए एकत्रित IGST को सामान्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार के रूप में बाद में विभाजित कर दिया जाता है। भाई ट्रांसपोर्ट जितना भी टैक्स वगैरह मतलब कलेक्ट होता है GST से, IGST का, ठीक है, वो पूरी तरीके से सेंट्रल और राज्य सरकार के बीच में बाद में विभाजित कर दिया जाता है। IGST का राज्य भाग उस राज्य को प्रदान किया जाता है, ठीक है, जहाँ माल एवं सेवाएं प्राप्त होती हैं। मैंने बताया ना, जहाँ माल एवं सेवाएं प्राप्त होती हैं। मैंने अभी कपड़े वाला एग्जांपल बताया, गुजरात से बनकर दिल्ली जा रहा है। अब जहाँ पे ये प्राप्त हो रही हैं उन्हीं लोगों का या पूरा GST जो भी रहेगा, ठीक है, GST टैक्स जितना भी वहाँ के नागरिकों से वसूला जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ये माल कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ पे इसकी खपत हो रही है वहीं पे ही तो GST वसूला जाएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट को ये टैक्स मिलेगा IGST, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना तो लेगा ही, ठीक है। बचा हुआ IGST केंद्र के पास पूरा पहुँच जाता है। तो ये होता है आपका IGST। अब यहाँ पे बात करते हैं UT GST, ये भी नया आया है। UT मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जहाँ पे अभी भी विधानमंडल आपके हैं, ठीक है, यहाँ पर भी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो इन्हीं के लिए विशेष रूप से ये पूरा बनाया गया UT GST। केंद्र शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर केंद्रीय शासित प्रदेशों में वस्तु एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाला एक GST है। ये आपका UT
मतलब यूटी में पूरी तरीके से लगाया जाता है, यूनियन टेरिटरी में ये पूरा लगाया जाता है जीएसटी। और यह जीएसटी के समान होता है, ठीक है, लेकिन केवल केंद्र शासित प्रदेशों में ये पूरा ये जीएसटी लगता है आपका। जीएसटी आपका दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार के साथ साथ दिल्ली, पौंडुचेरी में भी आपका ये जीएसटी लगता है। और ये सरकार द्वारा एकत्र किया गया राजस्व है, ठीक है, केंद्र सरकार इसको क्या करती है, एकत्र करती है, कलेक्ट करती है। चूँकि यूजीएसटी एसजीएसटी के लिए एक यूजीएसटी एसजीएसटी के समान ही होता है, ठीक है, और एक प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट है, मतलब एसजीएसटी की जगह पे यूजीएसटी आपका लाया गया है, ठीक है। उन्हें सीजीएसटी के साथ भी कलेक्ट किया जाता है, मतलब जैसा एसजीएसटी और सीजीएसटी की जोड़ी होती है, ठीक है, वैसे एसजीएसटी और यूजीएसटी की भी जोड़ी होती है। दोनों एक साथ वसूले जाते हैं, बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया टैक्स स्लैब, ठीक है, एंड टैक्स रेट आपका हो गया, और कितने जीएसटी टैक्स आपसे वसूले जाते हैं ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हाल ही फिलहाल में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जीएसटी की, अगर हम बात करें तो क्या तंबाकू और तंबाकू के उत्पादों की क्या स्थिति है। तो हाँ भाई, तंबाकू पे आपका पूरी तरीके से जीएसटी के अधीन आता है, तंबाकू पे आपका टोबैको पे जीएसटी आपसे वसूला जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस सेंटर विल एम्पावर्ड टू इम्पोज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब इन सभी उत्पादों पर आपका क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो होती है ये पूरा गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो ये जीएसटी के अंडर में आपका आता है तंबाकू, टोबैको। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रकार का जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव है इंडिया में। तो अभी मैंने पूरा आपको बताया ना, यहाँ पे ये दोहरा जीएसटी मॉडल यहाँ पे लाया गया है इंडिया में। इंडिया में दोहरा जीएसटी मॉडल चल रहा है, डबल जीएसटी सिस्टम इंडिया में लाया गया है। डबल जीएसटी सिस्टम, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दो ही तरह के आपके हो रहा है। अगर एक जगह से दूसरी जगह माल सप्लाई हो रहा है, एक राज्य से दूसरे, तो वहाँ पे आईजीएसटी हो गया, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यूटी जीएसटी है, ठीक है। मतलब दो ही आपके मतलब दोहरा मॉडल जीएसटी मॉडल अपनाया गया है, समझ में आया। इट इज़ अ डुअल जीएसटी इम्पोज बाई अ कॉमन टैक्स बेस, सेंट्रल एंड स्टेट टुगेदर। सेंट्रल और स्टेट दो ही टैक्स आपके हैं, इन्हीं दोनों को मिला के पूरा राज्य की सरकार जितनी भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों मिला के टैक्स वसूलती है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को, ठीक है। तो ये आपका पूरी तरीके से दोहरी जीएसटी मॉडल है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा आपको बता दिया है, द टैक्स इम्पोज सेंटर, इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। मैंने बताया ना, अगर इंटर स्टेट में हो रहा है तो एसजीएसटी, और एक राज्य से दूसरे राज्य में माल सप्लाई हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो आईजीएसटी। ये सब मैंने आपको बता दिया है, क्लियर। तो अगर आपसे पूछेगा किस प्रकार का जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव है, तो दोहरा जीएसटी मॉडल, समझ में आया। दोहरा जीएसटी मॉडल क्यों आवश्यक है इंडिया में, तो देखिए दोहरा जीएसटी मॉडल, भारत क्या है, एक आपका फेडरल कंट्री है जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट एम्पावर्ड सभी राज्य जितने भी आपके हैं, मतलब केंद्र और राज्य, उनके कानून के माध्यम से करारोपण एकत्र करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से टैक्स लगाने और टैक्स वसूलने का अधिकार सभी लोगों का अलग अलग है, सभी राज्य का अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा जीएसटी टैक्स वसूला जाएगा, और जहाँ कम है वहाँ कम जीएसटी टैक्स आएगा, ठीक है। तो सभी लोगों का अपना अलग अलग है, इसीलिए ये पूरी तरीके से बनाया गया है, ठीक है जी हाँ। जैसे मानव के उपयोग के लिए अल्कोहल की आपूर्ति को छोड़कर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के रूप में परिभाषित किया गया। अल्कोहल पे आपका नहीं लगता है, क्योंकि अल्कोहल पहले पूरी तरीके से बैन हो गया है, लेकिन अभी भी धीरे धीरे बेचा जा रहा है। जब बिहार गवर्नमेंट ने अल्कोहल बैन कर दिया, बहुत सारे स्टेट में अल्कोहल नहीं बैन किया गया, क्योंकि इससे बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट को करोड़ों की रेवेन्यू होती है, ठीक है। इसलिए संविधान में जीएसटी की परिभाषा मानते हुए मानव उपयोग के लिए अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अस्थायी रूप से 5 आपके पेट्रोलियम उत्पाद हो गए हैं, ठीक है, क्रूड मोटर स्पीड पेट्रोल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, विमानन हो गया, ये सभी आपके क्या है, जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है। तो दोहरा जीएसटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पंजीकृत करे हालिका जब तक वह जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। Is there any provision that a person can register voluntarily even if he is not a member of GST? अगर कोई भी व्यक्ति जीएसटी का मेंबर नहीं है, उसने जीएसटी नंबर नहीं लिया है, तो क्या वो अपनी इच्छा से पंजीकरण कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है जीएसटी के लिए, माइट नॉट बी लायबल टू पे, ठीक है, जब तक वो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो जाता। तो हाँ भाई, वो कर सकता है, यस, कोई भी व्यक्ति अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकता है जीएसटी के लिए, ठीक है। ये सेक्शन 25 में सब सेक्शन 25 एंड सब सेक्शन 23 में ये पूरी तरीके से मेंशन है। However, a person may notwithstanding he has a liable register under section 22 schedule and register himself voluntarily, and all the provision of this act which provide for applicable to registered taxable person will also apply
टू दैट पर्सन। मीन सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 में पूरी तरीके से एक व्यक्ति अनुसूची धारा 22 के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हुए भी अपनी स्वेच्छा से वो पंजीकरण कर सकता है। ठीक है, वो अपने आप से कर सकता है। तो ये आपसे पूछा गया, सेक्शन याद कर लीजिए, सेक्शन आपसे पूछा जाएगा सेक्शन 25, ठीक है, और सब सेक्शन 3 में ये पूरी तरीके से मेंशन है। क्या पंजीकरण के लिए पैन खाता अनिवार्य है? आपका पैन कार्ड अनिवार्य है। इज अ परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब पैन मैंडेटरी है कि नहीं आपका रजिस्ट्रेशन के लिए? तो हाँ मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी है। प्रत्येक व्यक्ति CGST या GST की धारा 25(6) में, मतलब इट विल बी मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है एवरी पर्सन के लिए। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड अनिवार्य है, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा अगर आप मतलब GST के थ्रू बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, और ये इनकम टैक्स 1961 में ये पूरी तरीके से जानकारी दी गई है। ठीक है, और कौन सा सेक्शन है ये याद कर लीजिए। तो सेक्शन आपका 25 एंड सब सेक्शन 6 में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सब सेक्शन ये, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन 6 एंड CGST SGST एक्ट के थ्रू वो पूरी तरीके से उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा। पैन कार्ड अप्लीकेबल है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे कोई सामान बेचने जा रहे हैं, आपके पास GST नंबर सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, GST नंबर, और जब GST नंबर लेने जाएंगे तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हैं, या मैं मोटी तौर पे बात कर लूँ बुक्स का, बुक्स के लिए GST नंबर नहीं लेना पड़ता है आपको फ्लिपकार्ट पर, आपको पैन कार्ड से ही आपका अप्रूवल मिल जाएगा। आप बुक से सेल कीजिए जितना सेल करना है। ठीक है, हमारी भी बुक्स आने वाली है फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर, पैन कार्ड के थ्रू मैं भी करूँगा, मैं भी GST नंबर अभी नहीं लूँगा। ठीक है, लूँगा, मैंने अप्लाई कर दिया है लगभग, लेकिन उस पर प्रोसेस बहुत ज़्यादा लगेगा, इसीलिए अभी पैसे भी बहुत लग रहा है। लेकिन यह है कि जैसे भी होगा मैं जल्दी ही पैन कार्ड के थ्रू बुक्स वगैरह आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आपको मिलने लगेगा। ठीक है, या तो पैन कार्ड आपका अप्लीकेबल है। आगे अगर हम बात करें पंजीकरण के लिए समय सीमा क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम के थ्रू, मतलब व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टेकिंग रजिस्ट्रेशन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। अगर आप GSTN नंबर ले रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आपका टाइम लिमिट क्या होना चाहिए? तो टाइम लिमिट जैसा पहले था अभी भी वैसे है। ठीक है, आपको 30 दिनों के भीतर इसे लेना पड़ेगा, जिस दिन से पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। ठीक है, तो आपको 30 दिन का समय मिलता है। ठीक है, 30 दिन का। अ पर्सन मस्ट टेक रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गया तो उसे 30 दिन के भीतर लेना पड़ेगा। जैसे GST का भी अपना एक अलग मतलब एक कानून है पूरी तरीके से। मैं कह दूं जैसे इनकम टैक्स अगर आपने 3,01,000 रुपये से अगर आपकी इनकम जनरेट हो रही है 3,01,000 रुपये से, ठीक है, 6 लाख के बीच में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको तो टैक्स पे करना पड़ेगा 5%। तो अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, तुरंत मतलब टैक्स आप पे करेंगे, आपको ITR वगैरह ये सब तो दायर आप करेंगे ही। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न के लिए और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट आप तैयार करेंगे। तो ऐसे GST के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको 30 दिन के भीतर अप्लाई करना होगा। ठीक है, GST नंबर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक पैन नंबर के साथ अलग अलग राज्यों में अगर वो बिजनेस अपना कर रहा है, तो क्या एक ही पंजीकरण के साथ व्यवसाय संचालित कर सकता है? नहीं, इसका राइट आंसर है नहीं। एक ही GST नंबर के साथ, मतलब एक ही पैन नंबर के साथ अलग अलग राज्यों में वो अगर बिजनेस कर रहा है तो एक ही पंजीकरण पे, मतलब एक ही रजिस्ट्रेशन पे उसका बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, वो कैन ऑपरेट बिजनेस विद द सेम रजिस्ट्रेशन। एक सेम रजिस्ट्रेशन के साथ वो सभी राज्यों में, 2 से 3 राज्यों में अपने बिजनेस को नहीं चला पाएगा। ठीक है, क्यों? देखिए यहाँ पे, नो, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट in which he is carrying a business and is required to comply with provisions section 22 of CGST SGST। उसे अलग अलग पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर जिस राज्य में वो अपना बिजनेस चला रहा है। जैसे अगर मान लो वो यूपी का, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो MP में अपना बिजनेस कर रहा है, बिहार में कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है। ठीक है, तो सभी जगह उसे अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। SGST CGST का जो एक्ट है, अब GST अगर आप पूरा पढ़ने बैठिए तो बहुत बड़ा है GST। ठीक है, तो जो एक्ट है उसी के थ्रू आपको पूरा अलग अलग रजिस्ट्रेशन आपको क्या कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कराना पड़ेगा, एक ही पैन नंबर से आपका काम नहीं चलेगा, और एक ही पैन मतलब, ठीक है, समझ में आया आपको? या चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें क्या सरकारी संगठन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है, तो यहाँ पे आपका आता है क्या गवर्नमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको GST रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। या देखिए, सरकारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, पब्लिक सेक्टर है, वो सभी क्या होंगे, लायबल होंगे GST के लिए। हाँ भाई, उन्हें भी पंजीकरण कराना पड़ेगा, लेकिन किस कंडीशन में?
अगर दे आर दोज हु आर नॉट मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई, अगर वो बाहर माल को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लायबल नहीं होंगे जीएसटी के लिए। लेकिन अगर वो इंटर स्टेट परचेज कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य से परचेज कर रहे हैं, एक राज्य से परचेज किया दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आईडी विल बी प्रोवाइडेड थ्रू पोर्टल, उन्हें जीएसटी पोर्टल के थ्रू एक यूनिक आईडी उन्हें मिलेगी, प्रोवाइड किया जाएगा, तो इन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक अस्थायी कराधीन व्यक्ति आपका कौन होता है? तो सर सेक्शन आकलन कीजिए, ठीक है। व्हाट इज ए टेम्परेरी टैक्सेबल पर्सन आपका क्या होता है? जीएसटी के अगर बारे में हम बात करें तो टेम्परेरी टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू पे CGST SGST। टेम्परेरी टैक्सेबल पर्सन जो होता है वो CGST SGST दोनों टैक्स पे करता है, ठीक है। हैज़ बीन डिफाइंड, इसे किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है, कि अ पर्सन हु इज़ वेदर अ प्रिंसिपल और एजेंट इन एनी अदर कैपेसिटी इन द कोर्स ऑफ सेल्स एंड गुड्स सर्विस टैक्स एंड सेल्स और सेल्स गुड्स स्टेट डील्स विद द यूनियन टेरिटरी, ही हैज़ नॉट फिक्स्ड लोकेशन। क्लियर? मेन सेक्शन 2 और सब सेक्शन 2 में परिभाषित किया गया है कि वह व्यक्ति जो कभी कभी माल और सेवाओं के क्रम में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रिंसिपल या एजेंट या अन्य किसी राज्य संघीय क्षेत्र में जहाँ उसका निश्चित स्थान नहीं है सौदा करता है, वो आपका क्या होगा? टेम्परेरी टैक्सेबल पर्सन आपका होगा। इसको किस में एक्सप्लेन किया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में 20 में ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है। समझ में आया? या देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमिग्रेंट और एनआरआई हु इज़ टैक्सेबल पर्सन। ये आपका एनआरआई आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको इनकम टैक्स में, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आपके होते हैं, एनआरआई होते हैं, भारत के निवासी नहीं होते हैं। इंडिया से अगर आप 182 दिन अगर प्रीवियस ईयर से कम में आप समय में आप रह रहे हैं, मान लीजिए 182 दिन पूरा फिक्स है, अगर इतना आप रह लेते तो आप इंडिया के निवासी होंगे, रेसिडेंट होंगे। उससे कम रहेंगे तो आप एनआरआई में काउंट होंगे। तो इमिग्रेंट और एनआरआई क्या टैक्सेबल पर्सन आपके होते हैं? तो यस, ये आपके टैक्सेबल पर्सन होते हैं। ये पूरा मेंशन है किसमें? सेक्शन 2 सब सेक्शन 27 में पूरी तरीके से मेंशन है, ठीक है। इनके बारे में ये मैंने नोट्स यहाँ पे अपडेट कर दिया, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और उठ रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यूड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन आपके हैं, जो बिजनेस करने इंडिया आते हैं, ठीक है, तो उन्हें जीएसटी नंबर उन्हें भी लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये सेक्शन 27(1) में ये पूरी तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है। उनका जो जीएसटी नंबर जब उनका जारी किया जाता है तो उनका जो मतलब पंजीकरण जो उन्होंने कराया है रजिस्ट्रेशन, उसकी जो टाइम लिमिट है वो 90 दिन तक है, 3 महीने तक ही वो वैलिड रहता है। समझ में आया? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बाद में उसे 90 दिन से आगे तक वो क्या कहते हैं, रिन्यूअल करा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास, और जितना भी डिटेल में ये क्लासेस आपकी चल रही हैं, अब इसमें आपका अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जीएसटी से, क्योंकि जीएसटी बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, पूरा थियरी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। आज की थियरी क्लास में आपका क्या क्या कवर हुआ है? आपका पूरा टैक्स स्लैब कैलकुलेट हुआ है, टैक्स स्लैब मतलब टैक्स रेट आपका, कितने तरह के जीएसटी टैक्स लगते हैं ये कवर हो गया है, सभी को मैंने डिटेल में बताया है, टैक्स स्लैब को भी मैंने डिटेल में बताया है, और बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने देखा है। आज की क्लास में इतना ही। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो अभी अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ये हमारे से अकाउंटेंट, UPSSC ऑडिटर या राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक वाले स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे क्रैश कोर्स से आप ज्वाइन होइए। डेली बेसिस पे आपको क्लासेज यहाँ मिलेंगी, ठीक है, थियरी, MCQ, न्यूमेरिकल। तो अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी क्लासेस कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।